हाई निफ्टी ने अपने टॉप से कुछ करेक्शन क्या दिखाई है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स में डर का माहौल है कि निफ्टी यहां से और कितना करेक्ट हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर भी वरीड हैं कि मार्केट में कहीं और बड़ा फॉल तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना। ऑफकोर्स इस करेक्शन के पीछे के रीजंस आपको पता चल ही गए होंगे, जो है यूएस बॉन्ड मार्केट में बढ़ते हुए यील्ड्स, थोड़े क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ने लगे थे, इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एंड यूएस में Q4 में इन्फ्लेशन। मार्केट में कितनी ज्यादा करेक्शन हो सकती है, क्या निफ्टी सही में ओवर वैल्यूड है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में या किस तरह के स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए एंड किन लेवल्स पर करना चाहिए, तो जानेंगे सब इसी वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, जिससे फ्यूचर में आप भी ये सब एस्टिमेट कर सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेट्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बात जो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए वो ये कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो प्रीमियम सोर्सेज के थ्रू ऑथेंटिकेट की जाती है। प्रीमियम सोर्सेज से हमारा यही मतलब है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसके लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं। इनफैक्ट चैनल पर डिस्कस की जाने वाली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की स्ट्रेंथ को हम उन प्लेटफॉर्म्स पर वेरीफाई भी करते हैं। हमारी हमेशा ही यही कोशिश होती है कि सिर्फ कंटेंट बनाने के पर्पज से हम किसी कंपनी को आपके सामने लेकर ना आए, क्योंकि वैल्यू डिराइव करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अदरवाइज यूट्यूब ने हमें लास्ट 6 मंथ से ज्वाइन बटन भी दे रखा है, जिसे हमने एक्टिवेट नहीं किया है एंड फ्यूचर में कोई प्लान भी नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार रिक्वेस्ट भी आई है जहां हमें पर्टिकुलर कंपनीज पर वीडियो बनाने के लिए पे भी किया जा रहा था, बट वी रिफ्यूज्ड, क्योंकि वहां व्यूअर्स का पैसा जाना 100% तय था। इसलिए अगर आप चाहें तो कैपिटल एंड गेन्स पर प्रोवाइड की जा रही इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करके आप उसे फर्दर और भी स्टडी कर सकते हैं। डाउट की कंडीशन में आप हमें वापस लिख सकते हैं एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम उसे क्लैरिफाई करें। एंड हमारी हमेशा ही यही कोशिश रहेगी कि हम डेलिबरेटली आपके सामने कुछ भी ऐसा लेकर ना आए जहां पर आपकी वेल्थ इरोड हो। हम आपसे यही चाहते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए आप उन वीडियोस को लाइक करते रहें। एंड फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम और भी प्रीमियम इंफॉर्मेशन को आप तक लेकर आएं, जिससे कैपिटल एंड गेन्स के व्यूअर्स के पास कुछ कंपटीटिव एडवांटेजेस हो मार्केट के कंपैरिजन में। उसके बाद एक बड़ा डिस्क्लेमर कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही कंसीडर किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं हम मार्केट की हेल्थ से। तो मार्केट की हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए जो सिंपल मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये कि कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह के पोस्ट कर रही हैं। एज ऑफ 26 अक्टूबर 232 कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें से 158 कंपनीज ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है एंड 70 कंपनीज ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। जिन कंपनीज ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है उसमें आपको सॉलिड कंपनीज बहुत कम देखने को मिलेगी। आई मीन ऐसी कंपनीज बहुत कम है जिससे जनरली मार्केट की हेल्थ को डिटरमाइन किया जाता है। बड़ी कंपनीज जिन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है उसमें सिर्फ टेक महिंद्रा, जुबिलेंट फूड, एवेन्यू सुपरमार्ट, LTI माइंट्री एंड HUL आती है। मीन सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद जनरली बिग परफॉर्मेंस हमें आईटी स्पेस में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है एंड इंडियन आईटी कंपनीज अपनी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यूएस मार्केट से डिराइव करती हैं। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन का कोई साइन नहीं दिख रहा है। मार्केट की हेल्थ अच्छी है क्योंकि अच्छी कंपनीज पॉजिटिव नेट प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही हैं एंड इंडिया की ग्रोथ आउटलुक भी काफी प्रॉमिसिंग है। फ्रेंड्स, मार्केट यहां से कितना नीचे जा सकती है या मार्केट में कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम मार्केट में जो प्रीवियस क्रैश हुए हैं या जो बड़े फॉल हुए हैं उस टाइम निफ्टी की वैल्यूएशन कैसी थी उसको स्टडी कर लेते हैं। इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि क्या मार्केट में अभी कोई बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो रिसेंट में जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था वो हुआ था कोविड क्रैश। तो उस टाइम अगर हम निफ्टी की वैल्यूएशन देखें तो वो थी 28.16। उससे पहले जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था वो हुआ था 2008 में, जो था लेमन ब्रदर क्राइसिस, जिससे वर्ल्ड की सारी मार्केट क्रैश कर गई थी। एंड उस टाइम जो निफ्टी का पीई था वो था 27.82। तो यहाँ हमने दोनों ही केसेस में देखा कि 28 के अप्रॉक्स का पीई ऐसा है जो कि काफी रिस्की कैटेगरी में है। इनफैक्ट जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद भी मार्केट में करेक्शन हुई थी। उस टाइम अगर हम निफ्टी की वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ हमें पीई देखने को मिलता है 27.78, अगेन 28 का पीई। तो तीनों ही सिनेरियोस में हमें यह पता चलता है कि 27.5 के ऊपर का पीई काफी रिस्की कैटेगरी में होता है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरने के लिए कोई भी रीजन ले सकती है एंड अगर कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है तो मार्केट वहां से क्रैश भी कर सकती है। अब तीनों ही सिनेरियोस में हम जो लोएस्ट पीई है उसको भी देख लेते हैं। लेमन क्राइसिस के बाद जब मार्केट करेक्ट हुई थी उस टाइम निफ्टी का पीई 12.23 पर आ गया था। इस पीई को हमें इसलिए इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है, काफी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले हैं एंड यही कारण है कि इतने लो पीई पर मार्केट फ्यूचर में कभी आई ही नहीं। इवन की जो कोविड क्रैश हुआ था उसमें भी जो निफ्टी ने सबसे लो पीई को टच किया था वो था 18.49। तो यहाँ हम 18.49 के पीई को थोड़ा क्रूशियल मान सकते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद मार्केट में फॉल हुआ था, निफ्टी ने लोअर
और पी क्या बनाया था, एंड वो था 19.27। तो इट मींस कि अगर मार्केट में बहुत बड़ी मिस हैपनिंग भी होती है तो निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 18.5 तक के पी पर पहुंच सकता है। एंड प्रेजेंटली जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं तो इस केस में अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा 19.5 या 19 तक के पी पर आ सकता है। एंड जो प्रेजेंट पी है एक बार वो देख लेते हैं, एंड प्रेजेंट पी 20.97 है। तो निफ्टी का प्रेजेंट पी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के पास है जब करेक्शन के बाद या बड़े क्रैश के बाद निफ्टी का पी पहुंचता है। एंड अभी उस तरह का फॉल इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले मार्केट में एक बड़ा अपरन देखने को मिला था, एंड कम ही समय में लोगों ने 154% के अप्रॉक्स रिटर्न्स बनाए थे। एंड रशिया यूक्रेन वॉर ने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग करने का रीजन दिया था, लेकिन प्रेजेंट लेवल्स पर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा कोई अपरन देखने को नहीं मिला है लास्ट के 2 सालों में। बस के सिनेरियो में हम ये मान भी लेते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की तरह इस बार भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो मार्केट मैक्सिमम कितना नीचे जा सकती है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 का ईपीएस नोट कर लेते हैं जो है 914.07। इसे हम कैलकुलेटर पर टाइप कर लेते हैं। फर्दर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद निफ्टी ने जो लोएस्ट पी बनाया था वो 19.27 था। हम उससे भी थोड़ा वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं, हम 19 का पीई ले लेते हैं। तो हम ईपीएस एंड पीई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास निफ्टी का लोएस्ट लेवल आ जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 19 से, जो कि निकल कर आता है 17,367। तो ये वो लेवल है जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो उस केस में अगर हम और ज़्यादा गिरावट को चेक करें कितनी हो सकती है तो यहाँ से एक बार हम मेज़र करके देख लेते हैं, जो कि प्रेजेंट लेवल से सिर्फ 8% है। वही अगर हम हाईएस्ट लेवल से चेक करें तो वो बनती है 14.15%, जो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगेन यहाँ तक गिरावट होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि कोई प्रॉफिट बुकिंग होने के रीजंस नहीं है। एंड बस के सिनेरियो में अगर ये गिरावट हो भी जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि लास्ट के 10 सालों में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी, क्योंकि कोविड के बाद भी जब मार्केट क्रैश हुई थी तभी प्राइस टू अर्निंग इसके आसपास का ही था, दैट इज 18.15। फ्रेंड्स अगेन हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट के 2 सालों से निफ्टी ने कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो इस तरह के कंसोलिडेशन जो होता है उसे आप एक बड़े अपरन की तैयारी भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं प्रेजेंटली मार्केट को लेकर फियरफुल नहीं हूं एंड मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट से बाहर नहीं निकाला है। हाँ, वो अलग बात है कि जब कोई कंपनी जरूरत से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्विच कर लेता हूँ, सिर्फ उन कंपनीज को छोड़कर जो जनरली हाई पीई डिजर्व करती हैं। तो मार्केट में डेवलप हो रही अपॉर्चुनिटी को किस तरह के इन्वेस्टर किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ ग्रैब कर सकते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात जो हम सबको पता होनी चाहिए कि हाई रिटर्न्स के लिए हमारी रिस्क एपेटाइट भी हायर होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हमें रिटर्न्स भी 20% प्लस चाहिए एंड हमें रिस्क भी नहीं लेना है। इसलिए हम पहले लो रिस्क इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टर्स की बात करेंगे एंड लास्ट में हम हाई अग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिस्क इन्वेस्टर्स की। जनरली इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को 12% के अराउंड रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। इस तरह के रिटर्न्स के लिए अगर वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी उन्हें इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पास्ट में निफ्टी 50 ने 11 से 12% के अराउंड रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। उसके बाद वो कुछ ब्लू चिप कंपनीज को फोकस कर सकते हैं एंड प्रेजेंटली बैंकिंग स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। मेन रीजन यही है कि जिस स्पीड से बैंक्स के प्रॉफिट्स बढ़े हैं स्टॉक प्राइस में वो एक्शन देखने को नहीं मिला है। एग्जाम्पल के लिए हम किसी बैंक को पिक कर लेते हैं, हम SBI बैंक को उठाकर देख लेते हैं। तो लास्ट के 3 सालों में अगर हम नेट प्रॉफिट्स देखें तो वो 2.5 टाइम्स तक बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस में देखें तो हमें सिर्फ 58% के अराउंड ही रिटर्न्स मिले हैं। कहाँ नेट प्रॉफिट्स में 2.5 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है एंड स्टॉक प्राइस में सिर्फ 58% के ही अपसाइड देखने को मिले हैं। सिमिलर कंडीशन बाकी बैंक्स के साथ भी है। हम HDFC बैंक की भी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम नेट प्रॉफिट्स में देखें तो लास्ट के 3 सालों में 85% के अराउंड अपसाइड देखने को मिला है। अगर स्टॉक प्राइस को देखें तो लास्ट के 3 सालों में कितना रिटर्न्स दिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 12% के अराउंड ही रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो बैंक्स में डाउन साइड रिस्क काफी कम है एंड अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी कंसीडर किया जा सकता है, जो कि उन्हीं लेवल पर है जो कि 3.5 साल पहले हुआ करता था। अब हम बात करते हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स की। तो इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स 16 to 18% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनको अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में करनी चाहिए। लार्ज कैप्स में FMCG कंपनीज को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इन कंपनीज में डिमांड ऑल द टाइम एक जैसी बनी रहती है एंड FMCG सेक्टर को क्राइसिस प्रूफ सेक्टर भी कहा जाता है,
क्योंकि चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो या कोई क्राइसिस हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड एक जैसी बनी रहती है। उसके लिए आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 820 के लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, गोदरेज को 890 के लेवल्स पर एंड मैरिको को 500 के लेवल्स पर कंसीडर कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज काफी सॉलिड प्लेयर है, तो इसको 3070 के लेवल पर कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद निफ्टी इंडेक्स फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो जनरली निफ्टी 50 के कंपैरिजन में हाई रिटर्न्स बनाकर देता है एंड यहाँ पर डाउन साइड रिस्क काफी कम है एंड अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है। वो अलग बात है कि अपसाइड जाने में थोड़ा समय ले सकता है। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स थर्ड क्या कर सकते हैं कि अपनी 20 से 25% की इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप बैंक्स में कर सकते हैं, जिनका नाम हमने अभी डिस्कस किया ही है, जैसे कि एसबीआई, कोटक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट मिक्स से मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स 18% के अराउंड रिटर्न्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की या एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की, जो 20 या 22% के ज्यादा के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स उन्हें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाना ही होगा। तो उसके लिए वो जिन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं, उन कंपनीज को हम लेवल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो वो कंपनीज जो हाई ग्रोथ के साथ जनरली हाई पी पर रहती हैं, उनमें भी अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है। इनमें आप मैप माई इंडिया को 1700 के बिलो के लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, पेक्टर फूड्स को 900 के नीचे के लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 900 के नीचे के लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, मेट्रो ब्रांड्स को 1000 के लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं, ज्योति रीजन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड को 1350 के लेवल्स पर, मोलटेक को 820 के लेवल्स पर, फीएम इंडस्ट्रीज को 1540 के लेवल्स पर एंड देवयानी इंटरनेशनल को 170 के लेवल्स पर। उसके बाद वो कंपनीज जिसमें और ज्यादा करेक्शन होने के चांसेस काफी कम हैं, उनमें आप वेदांत फैशंस, रेड टेप, सोना कॉमस्टार, टार्सन्स प्रोडक्ट्स, एसआरएफ एंड पेपर इंडस्ट्री से जेके पेपर एंड बेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड को कंसीडर कर सकते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हमने 15 कंपनीज बताई हैं। इसमें से आप किसी 10 कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं एंड उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जिन भी कंपनीज को आपके सामने रखा है, इन पर हमने कई बार डिस्कशन की हुई है एंड इन कंपनीज को क्यों कंसीडर करना चाहिए, इनके पीछे के रीजंस भी हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।